How did we know about DNA? Book by Isaac Asimov. पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य और पौधे अपने जैसे ही मनुष्य और पौधे जन्मते रहते हैं। वैज्ञानिकों को पता था कि हमारे जीन्स में आनुवंशिक गुणधर्म मौजूद होते हैं और वो सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन यह सब कुछ कैसे होता है? 1940 से लेकर 1960 से के बीच इसका रहस्य धीरे धीरे करके खुला। जीन्स डीएनए की बनी होती हैं और उनमें हमारे वंशानुक्रम का नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है। आइजैक एसिमोव के अनुसार सेल के न्यूक्लियस और आरएनए और डीएनए का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्रोटीन्स द्वारा जीवन की निरंतरता की व्याख्या बेहद उत्तेजक और रोचक है। स्पष्ट और सरल भाषा में एसिमोव पाठकों को डीएनए पदार्थ के बारे में बताते हैं जिसके बिना जीवित प्राणी कभी प्रजनन नहीं कर पाते और शायद जीवन कभी शुरू ही नहीं होता। पार्ट 1, न्यूक्लिक एसिड के टुकड़े। 1869 में 25 वर्षीय स्विस केमिस्ट जोहान फ्रेडरिच मिशर एक जर्मन केमिस्ट अर्नेस्ट फेलिक्स होपपोलजेलर की प्रयोगशाला में काम कर रहा था। मिशर मृत और टूटे हुए सेल्स के साथ काम कर रहा था। सेल्स वे छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे पौधों और प्राणियों के शरीर बनते हैं। सेल किन पदार्थों का बना होता है? उन दिनों वैज्ञानिक इस प्रश्न के उत्तर की खोज में लगे थे। मिशर भी इसी विषय पर काम कर रहा था। उसे पता था कि सेल्स में प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं और वो उन्हें सरल टुकड़ों में तोड़ना चाहता था। उसने अपने नमूनों में पेप्सिन नाम का एंजाइम डाला। एंजाइम ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक प्रक्रिया को तेज करता है। पेप्सिन प्रोटीन के बड़े परमाणुओं को तोड़कर उनके छोटे टुकड़े करता है, लेकिन मिशर ने देखा सेल में कुछ ऐसे परमाणु भी थे जिन पर पेप्सिन का कोई असर नहीं हुआ। मिशर ने जिस पदार्थ पर कोई असर नहीं हुआ था उसे उसने अलग किया और उस पर कुछ रासायनिक परीक्षण किए। उनमें किस प्रकार के अणु थे? मिशर यह जानना चाहता था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे उनमें फास्फोरस के अणु मिले। सामान्यतः फास्फोरस कोई अनूठा पदार्थ नहीं है और वो पत्थरों में पाया जाता है। उससे पहले जीवित टिश्यूज में केवल एक बार ही फास्फोरस मिला था और यह फैटी पदार्थ था लेसिथिन, जिसकी खोज मिशर के गुरु होपपोजेलर ने की थी। मिशर ने नए पदार्थ का नाम दिया न्यूक्लिन, क्योंकि वो सेल के न्यूक्लियस में मिला था। मिशर अपने काम को होपपोजेलर के पास ले गया। होपपोजेलर को लगा कि मिशर क्योंकि अभी युवा था और उसका अनुभव कम था, अतः उसे इस खोज का अभी ऐलान नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसने इसमें कोई गलती की हो, इसलिए होपपोजेलर ने स्वयं उसको जांचने का बीड़ा उठाया। 2 वर्ष तक होपपोजेलर ने उस पर शोध किया और वो तभी संतुष्ट हुआ जब उसे ऐसा ही पदार्थ यीस्ट में मिला। होपपोजेलर को जो पदार्थ मिला था वो मिशर से कुछ भिन्न था, इसलिए उन्हें अलग अलग नाम दिए गए। मिशर के पदार्थों को प्राणियों के एक अंग थाइमस ग्लैंड से आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए उसका नाम थाइमस न्यूक्लिन रखा। होपपोजेलर के पदार्थ को खमीर से यानी ईस्ट से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए उसका नाम यीस्ट न्यूक्लिन रखा। होपपोजेलर का एक और छात्र था एल्ब्रेख्ट कौसिल। 1879 में उसने मिशर के न्यूक्लिन का अध्ययन किया। मिशर ने खोजा कि सैल्मन के स्पर्म सेल से निकलने वाला न्यूक्लिन एक बहुत सरल प्रोटीन से जुड़ा था जिसका नाम उसने प्रोटोमीन रखा। वो उन्हें आसानी से अलग कर सका। कौसिल ने प्रोटीन और न्यूक्लिन के बीच के रिश्ते को समझने का प्रयास किया। कौसिल ने पाया कि जो न्यूक्लिन उसे मिला था वो एक अलग प्रोटीन से जुड़ा था। यह प्रोटीन मिशर के प्रोटोमीन जैसा सरल नहीं परंतु जटिल था। कौसिल ने अपने प्रोटीन को हिस्टोन नाम दिया। यूनानी में हिस्टोन का अर्थ सेल होता है और न्यूक्लिन और प्रोटीन की जोड़ी मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाती है। कौसिल आसानी से हिस्टोन और न्यूक्लिन को अलग अलग कर पाया। वो दोनों आपस में इसलिए जुड़े थे क्योंकि न्यूक्लिन एक एसिड का काम कर रहा था और हिस्टोन एक बेस का। एसिड और बेस एक दूसरे से जुड़ते हैं। न्यूक्लिन के एसिड होने के कारण उसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा और फिर लोग थाइमस न्यूक्लिक एसिड और यीस्ट न्यूक्लिक एसिड के बारे में सोचने लगे। उस समय किसी को पता ही नहीं था कि न्यूक्लिक एसिड के परमाणु किस प्रकार के होंगे और उन परमाणुओं में अणु आपस में किस प्रकार जुड़े होंगे। यह समझने के लिए कौसिल ने रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें छोटे टुकड़ों में विखंडित करने की बात सोची। शायद छोटे टुकड़ों को केमिस्ट आसानी से पहचान पाए और फिर इन छोटे टुकड़ों से न्यूक्लिक एसिड के मॉडल को बनाना संभव हो। कौसिल और उसके छात्रों ने न्यूक्लिक एसिड पर सालों काम किया और वे उसके कुछ कंपोनेंट्स को पहचान पाए।
कुछ मॉलिक्यूल्स डबल रिंग के बने थे। इस डबल रिंग में एक 6 मॉलिक्यूल्स की और एक 5 मॉलिक्यूल्स की रिंग थी और वे इस प्रकार जुड़े थे जिससे 2 अणु दोनों रिंगों के हिस्से थे। डबल रिंग के हर एक एंगल पर एक मॉलिक्यूल था। गिनने से 9 एंगल और 9 मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसमें 4 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के होंगे और उन्हें एन कैपिटल एन से दिखाया गया। बाकी चारों सभी कार्बन के अणु होंगे। रसायन वैज्ञानिकों ने कुछ प्यूरीन्स का अध्ययन किया था, लेकिन कौशिल ने 2 नई प्यूरीन्स खोजी जो हर एक न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा थी। एक थी गुआनिन और दूसरी एडिनाइन। एडिनाइन में एक अतिरिक्त नाइट्रोजन का अणु होता है और गुआनिन में अतिरिक्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौशिल को ऐसे न्यूक्लिक एसिड के टुकड़े भी मिले जो प्यूरीन से सरल थे। जो उनमें से सरल थे उनके परमाणु में, उनके एटम में 6 अणुओं की एक रिंग थी। उनमें 6 पार्टिकल्स की केवल एक रिंग थी। वो प्यूरीन्स के 6 पार्टिकल्स वाले रिंग जैसा ही था, लेकिन उसमें 5 अणुओं के रिंग वाला हिस्सा गायब था। ऐसे रिंग को पिरिमिडीन कहते हैं। अनेकों अलग अलग तरह की पिरिमिडीन्स हो सकती हैं क्योंकि रिंग के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग साइड रिंग्स को जोड़ा जा सकता है। कौशिल को थाइमस न्यूक्लियस एसिड के टुकड़ों में 2 पिरिमिडीन मिली। उनमें से एक साइटोसिन थी और दूसरी थायमीन। साइटोसिन और थायमीन को अक्सर उनके पहले अक्षरों सी और टी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अंत में थाइमस और यीस्ट के न्यूक्लिक एसिड्स के परमाणुओं के बीच का अंतर पता चला। दोनों में प्यूरीन, गुआनिन और एडिनिन और दोनों में पिरिमिडीन और साइटोसिन भी थी। केवल थाइमस न्यूक्लिक एसिड्स में एक थायमीन थी, इसीलिए थायमीन का यह नाम है। यीस्ट न्यूक्लिक एसिड्स में एक अन्य पिरिमिडीन थी, वो थायमीन से मिलती जुलती थी फिर भी अलग थी। इस दूसरी पिरिमिडीन का नाम यूरासिल है और इसे हम स्मॉल यू द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। थायमीन और यूरासिल में एक अंतर है। थायमीन में एक अतिरिक्त कार्बन का अणु होता है। न्यूक्लिक एसिड और अन्य शोध कार्यों के लिए कौशिल को 1910 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। वैसे न्यूक्लिक एसिड में प्यूरीन और पिरिमिडीन के अलावा भी बहुत कुछ है। न्यूक्लिक एसिड में कुछ अन्य टुकड़ों को कौशिल नहीं पहचान पाया था। उसमें से एक टुकड़े का ढांचा उसे शक्कर जैसा लगा, पर वो इसे पक्के तौर पर नहीं कर पाया। एक रूसी अमरीकी केमिस्ट फिबियस एरॉन थियोडोर लिविन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जर्मनी गया। वहाँ अन्य लोगों के अलावा उसने कौशिल के साथ भी काम किया और उसके कारण न्यूक्लिक एसिड में उसकी रुचि जागी। फिर अमेरिका लौटने के बाद वो जीवन भर इसी विषय पर शोध करता रहा। उसने यीस्ट न्यूक्लिक एसिड्स के परमाणुओं को विखंडित किया और उनके एक भाग में उसे शुगर का एक मॉलिक्यूल मिला जिसकी संभावना पहले कौशिल ने जताई थी। केमिस्ट को पता था कि जीवित टिश्यूज में जो सरल कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है उसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं, पर जो शुगर कार्बोहाइड्रेट लिवन को मिली उसमें केवल 5 ही कार्बन के अणु थे। उसके परमाणु में कार्बन के साथ साथ 10 हाइड्रोजन के अणु और 5 ऑक्सीजन के अणु भी थे, पर यह जानकारी पर्याप्त नहीं थी क्योंकि वे अणु अलग अलग नमूनों में जुड़कर 8 भिन्न तरह की कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते थे। इनमें प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट्स के अलग गुणधर्म होते थे। अब लीवन को यह पता करना था कि यीस्ट न्यूक्लिक एसिड्स में उसे कौन सी शक्कर मिली थी। 1909 में लीवन ने सही कार्बोहाइड्रेट को पहचाना, इसे केमिस्ट राइबाज के नाम से जानते थे और संक्षिप्त में हम इसे रिब बुला सकते हैं। लीवन को थाइमस न्यूक्लिक एसिड के साथ काफ़ी परेशानी हुई। उसमें 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट का टुकड़ा था, लेकिन थाइमस न्यूक्लिक एसिड्स की 5 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अनूठी थी। केमिस्टों को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। सिर्फ 1929 में ही लीवन इस 5 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट की विशेषता को समझ पाया। उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल राइबोज जैसी थी, लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन का अणु गायब था। केमिस्टों ने ऐसी कार्बोहाइड्रेट को पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि लीवन पहली बार उसका अध्ययन कर रहा था तो उसमें मुश्किलें तो आनी ही थी। लीवन ने इस कार्बोहाइड्रेट को नाम दिया डीऑक्सीराइबोज, जहां डीऑक्सी का अर्थ है एक ऑक्सीजन की कमी। संक्षिप्त में हम उसे डी रिब कह सकते हैं। अब हम स्पष्ट देख सकते हैं कि 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड में से यीस्ट न्यूक्लिक एसिड के परमाणु में राइबोज और यूरासिल था, जबकि थाइमस न्यूक्लिक एसिड के परमाणु में डीऑक्सीराइबोज और थायमीन थी। केमिस्ट एक निर्णय पर पहुंचे थे कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बीच का अंतर यूरासिल और थायमीन के बीच के अंतर से अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए वो यीस्ट न्यूक्लिक एसिड को राइबोन्यूक्लिक एसिड और थाइमस न्यूक्लिक एसिड को डी राइबोन्यूक्लिक एसिड बुलाने लगे। यह नाम काफ़ी जटिल है।
इसलिए आमतौर पर उनके पहले अक्षर ही उपयोग किए जाते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड को सामान्यतः आरएनए और डी राइबो न्यूक्लिक एसिड को डीएनए बुलाया जाता है। आरएनए और डीएनए दोनों में फास्फोरस भी पाया जाता है। इस फास्फोरस ने मेशर को शुरू में काफी चकित किया था। फास्फोरस के अणु न्यूक्लिक एसिड में अकेले नहीं पाए जाते हैं, वो हमेशा एक समूह का हिस्सा होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु भी होते हैं। इस मिश्रण को फॉस्फेट ग्रुप कहा जाता है और संक्षिप्त में हम उन्हें पीएच कह सकते हैं। लीवन ने इन सब टुकड़ों को जोड़कर न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं यह समझने का प्रयास किया। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स राइबोज के साथ जुड़ी होती हैं और यह सब फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ा होता है। आरएनए परमाणु में यह समूह इस प्रकार दिखेगा, ए रिब पीएच। डीएनए परमाणु में यह समूह इस प्रकार दिखेगा, ए डी रिब पीएच। दोनों ही स्थितियों में इस समूह का नाम न्यूक्लियोटाइड होगा। आरएनए के परमाणु में 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होती है। इसमें से एक में ऊपर दिखाए मॉडल के अनुसार एडेनाइन होता है, बाकी 3 में गुआनिन, साइटोसिन या यूरासिल होगा। डीएनए के परमाणु में भी 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होती है, जिनमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन होती है। किसी परमाणु को नापने के तरीके होते हैं। लेवन ने सेल से मिले न्यूक्लिक एसिड का साइज ज्ञात किया था। हर एक परमाणु इतना बड़ा था कि उसे लगा कि हर एक में 4 एक ही प्रकार की न्यूक्लियोटाइड होंगी। न्यूक्लियोटाइड इकट्ठी इसलिए थीं क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट समूह ने दूसरी न्यूक्लियोटाइड के राइबोज के साथ एक और जोड़ बनाया था, या राइबोज या डीऑक्सीराइबोज के साथ एक और जोड़ बनाया था। वो चारों न्यूक्लियोटाइड्स जो इकट्ठी एक दूसरे से जुड़ी हैं उनको टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बुलाते हैं। टेट्रा एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ 4 होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड और आरएनए न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार के दिखेंगे, ए डी रिब पीएच, डी रिब जी पीएच, डी रिब ई पीएच, डी रिब टी। आरएनए ए रिब पीएच, रिब जी पीएच, रिब सी पीएच, रिब यू। क्योंकि डी रिब पीएच और रिब पीएच हर एक न्यूक्लियोटाइड की एक समान होंगी, इसलिए टेट्रा न्यूक्लियोटाइड को एक सरल तरीके से दर्शाया जा सकता है। न्यूक्लियोटाइड्स के ढांचे को लेकर लेवन का मत सही था। उसकी पुष्टि के लिए हम सरल परमाणुओं से शुरू कर सकते हैं। इन सरल परमाणुओं पर एक ज्ञात रासायनिक तरीके द्वारा प्रक्रिया की जाएगी, उससे हम लेवन द्वारा सुझाया ढांचा मिल जाएगा। फिर इस बनाए हुए ढांचे के गुण धर्मों का अध्ययन किया जाएगा। अगर वो न्यूक्लिक एसिड से बनी न्यूक्लियोटाइड्स निकली तो फिर लेवन का मत सच होगा। 1938 में एक स्कॉटिश केमिस्ट एलेक्जेंडर रॉबर्ट स्टॉड ने इस समस्या पर काम शुरू किया। उसने सभी न्यूक्लियोटाइड्स बनाई और उसने लेवन द्वारा सुझाए ढांचे की पुष्टि की। आप अचरज कर रहे होंगे कि टॉड को सिर्फ लेवन के मत की पुष्टि करने के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों मिला। इसका उत्तर है कि विज्ञान में भी सभी बातें सही और नैतिकता के आधार पर नहीं होती हैं। जब लेवन ने अपना काम किया तो किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि न्यूक्लिक एसिड इतने महत्वपूर्ण होंगे। जब तक उनके महत्व को समझा गया और नोबेल पुरस्कार दिए गए तब तक लेवन की मृत्यु हो गई थी। पार्ट 2, न्यूक्लिक एसिड्स या फिर प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट को न्यूक्लिक एसिड का शरीर पर क्या असर होता है यह समझ में नहीं आया। क्या उनका कोई महत्वपूर्ण रोल होता है? शायद होता हो। शुरू में शोध के समय मेशर को मछलियों के स्पर्म सेल में न्यूक्लिक एसिड मिले थे। स्पर्म सेल बहुत सूक्ष्म होते हैं और उनमें वंशानुक्रम गुणधर्म वाले केवल पिता के जीन्स होते हैं। स्पर्म सेल फिर अंडे के सेल में प्रवेश करते हैं जिसमें माँ के जीन्स होते हैं। फर्टिलाइज्ड अंडा फिर एक नए जीव को उत्पत्ति देता है। क्या न्यूक्लिक एसिड का संबंध वंशानुक्रम से हो सकता है? अगर हाँ तो वे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 1914 में जर्मन बायोकेमिस्ट रॉबर्ट जोयाचिम फोइगलिन को एक लाल रंग मिली डाई मिली जो डीएनए से मिलती थी लेकिन आरएनए से नहीं। 1923 में उसने इस डाई का प्रयोग जीवित सेल के पतले स्लाइसिस पर किया जहां पर डीएनए मौजूद था। वहां डाई उससे जुड़ी और उस स्थान पर एक गहरा लाल धब्बा पड़ा, लेकिन बाकी सभी भाग रंगहीन रहा। उस सेल का एक रंगीन नक्शा बनाने जैसा था जो डीएनए की स्थिति दिखाता था। फिर प्रयोगों के बाद हर एक पौधे और प्राणी के न्यूक्लियस में डीएनए मिला। 1940 में स्वीडिश बायोकेमिस्ट टॉर्बजॉन ऑस्कर कैस्परसन उसके भी एक कदम आगे गया। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विखंडित करते हैं और आरएनए को कुछ नहीं करते। कैस्परसन ने एंजाइम को अलग अलग सेल्स पर आजमाया। उसे कुछ सेल्स में केवल डीएनए मिला और कुछ में केवल आरएनए मिला। फिर उसने इस सेल्स में अल्ट्रावायलेट किरणें चमकाई। दोनों न्यूक्लिक एसिड अलग अलग तरीकों से अल्ट्रावायलेट किरणों को जब्त करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं।
इससे कैस्परसन बता सकता था कि दोनों आरएनए और डीएनए सेल में मौजूद हैं या नहीं। उसने पाया कि न्यूक्लियस में डीएनए हमेशा क्रोमोसोम में ही मौजूद होता था, जबकि आरएनए हमेशा न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में मौजूद होता था। और अधिक शोध के बाद कुछ डीएनए साइटोप्लाज्म में भी मिला और कुछ आरएनए न्यूक्लियस में भी, लेकिन अधिकांश डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाता और अधिकांश आरएनए हमेशा साइटोप्लाज्म में पाया जाता। अब तक वैज्ञानिकों को इस बात का अच्छी तरह से अनुमान हो गया था कि नूडल्स जैसे दिखने वाले और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम का वंशानुक्रम से बहुत गहरा संबंध था। क्रोमोसोम्स में जीन्स थीं और जीन्स के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों को वंशानुक्रम के गुण धर्म प्रदान करते थे। डीएनए क्रोमोसोम में स्थित होने से लगा कि उसका वंशानुक्रम से कुछ गहरा रिश्ता होगा, लेकिन सभी जीवित चीज़ें सेल्स की नहीं बनी होती हैं। कुछ बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, सेल से भी छोटे वायरस, जो सेल में घुसकर प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। प्रजनन करते समय वायरस की संख्या बढ़ती है। वायरस किस प्रकार अगली पीढ़ी को वंशानुक्रम की जानकारी प्रदान करते हैं, वो क्या तरीका अपनाते हैं? इसके लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों को बिना सेल के शुद्ध वायरस की जरूरत थी। वायरस किस पदार्थ का बना होता है, भला इसका ज्ञान उन्हें कैसे होता है? शुद्ध वायरस के सैंपल सबसे पहले अमेरिकी बायोकेमिस्ट वेंडल मेरेडिथ स्टैनले ने खोजे। वो टोबैको यानी तंबाकू मोज़ेक वायरस का अध्ययन कर रहा था। यह वायरस तंबाकू के पौधों में बीमारी पैदा करते हैं। 1935 में वायरस लगी कुचली हुई तंबाकू की पत्तियों में उसे सुई जैसे क्रिस्टल मिले। यह क्रिस्टल, जो तंबाकू के शुद्ध वायरस के सैंपल थे, केवल प्रोटीन्स के बने थे। उसके बाद से जितने भी अन्य वायरसों का परीक्षण हुआ है, वे सभी प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इस शोध कार्य के लिए 1948 में स्टैनले को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन जल्द ही समझ में आया कि वायरस में प्रोटीन्स के अलावा भी बहुत कुछ था। 1937 में ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिच चार्ल्स बाउडिन ने पता किया कि टोबैको के मोज़ेक वायरस में प्रोटीन के अलावा आरएनए भी होते हैं। उसके बाद यह भी निकल कर आया कि सभी वायरसों में न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। सरल वायरसों में केवल आरएनए होते हैं, परंतु जटिल वायरसों में न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। आप वायरस को ऐसे मुक्त क्रोमोसोम जैसे सोच सकते हैं जो सेल का हिस्सा न हो। जब वायरस किसी सेल पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो सेल के खुद के क्रोमोसोम्स पर कब्जा करता है। क्रोमोसोम्स और वायरस किस प्रकार वंशानुक्रम को नियंत्रित करते हैं और सेल की रोजमर्रा की दिनचर्या कैसे चलाते हैं? क्योंकि सभी क्रोमोसोम्स और वायरस डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, सरल वायरसों को छोड़कर जिनमें सिर्फ आरएनए होता है। इसलिए शायद इसका राज डीएनए या प्रोटीन में छिपा होगा। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि प्रोटीन्स ही जीवित सेल्स की रोजमर्रा की प्रक्रिया और वंशानुक्रम को नियंत्रित करते हैं। उन्हें डीएनए का रोल प्रोटीन्स के सहायक के रूप में लगा। इसका शायद एक कारण यह भी था कि पिछली एक शताब्दी से वैज्ञानिकों को जीवन के लिए प्रोटीन के परमाणु ही सबसे जटिल लगे थे। वो शायद दुनिया के सबसे अधिक जटिल परमाणु थे। प्रोटीन जायंट परमाणुओं के बने होते हैं। हर एक परमाणु में 100 से लेकर लाख अणु तक हो सकते हैं। इसी तरह स्टार्च और सेल्यूलोज के विशाल परमाणु लकड़ी का अधिकांश भाग होते हैं, पर प्रोटीन्स के परमाणु सबसे बड़े और जटिल होते हैं। विशाल परमाणुओं को आसानी से छोटी इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है। इन छोटी इकाइयों को मोती जैसे एक माला में पिरोया जा सकता है। सामान्यतः विशाल परमाणु एक ही प्रकार की इकाइयों के बने होते हैं, इसलिए स्टार्च को ग्लूकोज की इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार सेल्यूलोज को भी ग्लूकोज की इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है। प्लास्टिक विशाल परमाणुओं की बनती है, जिन्हें केमिस्ट प्रयोगशाला में बनाते हैं। उन्हें भी एक या दो प्रकार की सरल इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है। प्रोटीन परमाणुओं को भी सरल इकाइयों में विखंडित किया जा सकता है और वे सभी अमीनो एसिड्स होंगे। वैसे अमीनो एसिड्स कई प्रकार के होते हैं। अक्सर प्रोटीन परमाणुओं में 20 से भी अधिक प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज और प्लास्टिक के परमाणु, जो केवल एक या दो प्रकार की इकाइयों के बने होते हैं, केवल एक दूसरे से चेन की लंबाई में या फिर चेन के सीधे अथवा टेढ़े होने में अलग हो सकते हैं। लेकिन प्रोटीन परमाणुओं में अमीनो एसिड्स की चेन की 20 इकाइयों के साथ साथ उनकी संरचना में भी अंतर हो सकता है। उनकी अरबों खरबों भिन्न संरचनाएं संभव हैं और हर एक का अलग परमाणु बनेगा। इसका मतलब है कि हर एक प्रजाति के प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रोटीन्स उस प्रजाति के अन्य प्राणियों से भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि जीवित प्राणियों के प्रोटीन्स के अलग अलग आकार और गुणधर्म हो सकते हैं,
इसलिए ही उनमें इतनी विविधता होती है और वो इतने अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। लिवन के अनुसार न्यूक्लिक एसिड में जायंट परमाणु नहीं थे, वे केवल 4 अलग न्यूक्लियोटाइड्स के बने थे और न्यूक्लिक एसिड के परमाणु में चारों न्यूक्लियोटाइड्स का केवल एक एक सदस्य ही मौजूद था। सेल का कार्य अलग अलग एंजाइम से ऊपर चलता है और उनकी मात्रा भी बिल्कुल निश्चित होती है। यह एंजाइम्स प्रोटीन परमाणुओं के बने होते हैं और क्योंकि हर एक सेल खुद अपनी एंजाइम बनाता है, इसलिए हर एक सेल में एंजाइम को बनाने का ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। इससे साफ जाहिर है कि प्रोटीन परमाणु काफी जटिल होता है, क्योंकि उसमें दूसरा प्रोटीन बनाने का ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। छोटा सा 4 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है। लेवन की सोच कि हर एक न्यूक्लिक एसिड परमाणु में केवल 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं गलत थी। उसने सेल के से जिस प्रकार न्यूक्लिक एसिड निकाले थे वो बहुत हिंसात्मक तरीका था और उससे परमाणु छोटे टुकड़ों में बंट गए। धीरे धीरे बायोकेमिस्ट ने सेल से धीरे धीरे और कुशलता से न्यूक्लिक एसिड निकालने का काम किया। उसमें उन्हें बहुत सारे परमाणु मिले। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि डीएनए में भी बहुत विशाल परमाणु होंगे, जो शायद प्रोटीन परमाणुओं से भी बड़े हों। पर बायोकेमिस्ट के दिमाग में प्रोटीन्स की महानता इतनी जम के बैठ गई थी कि वे डीएनए को लगातार नजरअंदाज करते रहे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। पार्ट 3, विजेता डीएनए। काफी समय से वैज्ञानिक न्यूमोकोकाई का अध्ययन कर रहे थे। यह बैक्टीरिया फेफड़ों में निमोनिया नामक बीमारी पैदा करता है। अकेले बैक्टीरियम को न्यूमोकोनोसिस कहते हैं। न्यूमोकोकाई 2 प्रकार के होते हैं। एक में बैक्टीरिया का सेल कार्बोहाइड्रेट जैसे परमाणुओं की चिकनी कवच से ढका होता है। इस प्रजाति को न्यूमोकोकस एस कहते हैं। दूसरी प्रजाति में चिकनी कवच नहीं होती है और उसकी सतह खुरदरी होती है। इसे न्यूमोकोकस आर कहते हैं, यानी ए स्मूथ एंड आर रफ। न्यूमोकोकस आर में बाहरी कवच बनाने वाले जीन की कमी होती है। 1928 में अमेरिकी बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक रीफ ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस एस को कुछ मात्रा को खूब गर्म किया, जिससे उसके सारे बैक्टीरिया मर जाएं। उसने मृत बैक्टीरिया वाले तरल को जीवित न्यूमोकोकस आर में डाला। आश्चर्य की बात यह थी कि न्यूमोकोकस आर प्रजनन करते समय न्यूमोकोकस एस में बदल गया। न्यूमोकोकस एस वैसे मृत था, परंतु उसकी चिकनी कवच पैदा करने वाली जीन अभी भी काम कर रही थी। जब उसे न्यूमोकोकस आर में, जिसमें जीन गायब थी, डाला गया, तब बैक्टीरियम चिकनी कवच बनाकर न्यूमोकोकस एस का उत्पादन कर पाया। अब वैज्ञानिकों ने इस जीन को अलग करने की कोशिश की। इसे परिवर्तन नियम कहते हैं। वैज्ञानिकों को लगा कि यह जीन एक प्रकार का प्रोटीन होगी। एक कनेडियन अमेरिकी जीवशास्त्री ऑसवाल्ड थियोडोर एवेरी की इस समस्या में विशेष रुचि थी। धीरे धीरे उसने परिवर्तन नियम वाले तरल को शुद्ध और अतिशुद्ध किया। अंत में उसमें बाकी सभी अन्य चीजें निकल गई और केवल परिवर्तन नियम बचा। बचे तरल के परीक्षण पर उसे उसमें केवल डीएनए मिला, उसे उसमें प्रोटीन नहीं मिला। 1944 में एवेरी अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस निर्णय पर पहुंचा कि डीएनए बिना किसी प्रोटीन की मदद के एक जीन था। अगर यह सही था तो शायद सभी जीन्स डीएनए की बनी हो, और शायद डीएनए ही सेल्स का वो पदार्थ हो जो सेल्स के बर्ताव को नियंत्रित करता हो। यह डीएनए ही था जो वंशानुक्रमिक गुण धर्मों के ब्लूप्रिंट को एक सेल से दूसरी सेल में उनके विभाजन के समय प्रसारित करता था। इसी प्रकार माता पिता सभी प्राणी और पौधे वंशानुक्रम गुण धर्मों के ब्लूप्रिंट दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। एवरी की एक खोज के बाद वैज्ञानिकों ने और प्रमाण जुटाए और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि डीएनए ही सेल का नियंत्रण करता था। उदाहरण के लिए 1952 में एक अमेरिकी जीवशास्त्री एल्फ्रेड डे हर्शी ने एक अद्भुत खोज की। जब कोई वायरस किसी सेल पर आक्रमण करता है तो वायरस का केवल डीएनए ही सेल में प्रवेश करता है। वायरस का प्रोटीन सेल के बाहर ही रह जाता है। सेल के अंदर वायरस डीएनए अपने जैसा और वायरस डीएनए पैदा करता है और बाहर छोड़े हुए प्रोटीन को भी प्रचुर मात्रा में पैदा करता है। इससे एक बात एकदम स्पष्ट हो गई कि डीएनए परमाणु के अंदर प्रोटीन परमाणुओं का ब्लूप्रिंट होता है। 1944 में जब एवरी डीएनए संबंधी अपनी खोजों का ऐलान कर रहा था, तभी जटिल मिश्रणों के परीक्षण की एक नई पद्धति का इजाद हुआ। पेपर क्रोमेटोग्राफी की इस विधि द्वारा रासायनिक मिश्रण को उसके कंपोनेंट्स में अलग अलग करना संभव था। इस टेक्निक द्वारा तुरंत डीएनए की जांच परख की गई।
एक ऑस्ट्रियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट एरविन चारगाफ ने डीएनए को विखंडित किया, जिससे कि उसके सभी प्यूरीन और पिरिमिडीन ढीले पड़ जाए। उसने फिर से प्यूरीन मतलब एडेनिन और गुआनिन और दोनों पिरिमिडीन मतलब साइटोसिन और थायमिन का विश्लेषण किया, यह जानने के लिए कि किसकी कितनी मात्रा थी। 1948 में चारगाफ ने दिखाया कि डीएनए के नमूनों के सभी नमूनों में प्यूरीन परमाणुओं और पिरिमिडीन परमाणुओं की संख्या एक समान थी। इसका मतलब एडेनिन और गुआनिन की संयुक्त मात्रा हमेशा साइटोसिन और थायमिन की संयुक्त मात्रा के बराबर थी। मतलब A+G=C+T। साथ में एडेनिन परमाणुओं की संख्या हमेशा थायमिन के परमाणुओं जितनी थी, यानी A=T। साथ में गुआनिन परमाणुओं की संख्या हमेशा साइटोसिन के परमाणुओं जितनी थी, यानी G=C। ऐसा क्यों था, इस पर चारगाफ कुछ अधिक प्रकाश नहीं डाल पाया, पर इन समानताओं का डीएनए परमाणु के ढांचे के साथ जरूर कुछ संबंध था। डीएनए परमाणु के ढांचे के परीक्षण का एक और तरीका था। उसके घोल को तब तक शुद्ध करो जब तक उसमें केवल डीएनए के परमाणु बचे, और फिर उन नाजुक रेशों को सावधानी से घोल में से निकालो। उन रेशों पर एक्सरे बरसाओ जो परमाणु के अंदर अणुओं से टकराकर किसी दिशा में चली जाएंगी। मान लो डीएनए के लंबे परमाणु का ढांचा बार बार दोहराता है और अणुओं का एक विशेष समूह बार बार नियमितता से खुद को एक चेन जैसा दोहराता है, जैसे फर्श के टाइल्स और वॉलपेपर के नमूने दोहराते हैं। उस स्थिति में एक्सरे उन अणुओं के समूह के साथ टकराकर हर बार उसी दिशा में जाएंगी। उस एक विशेष दिशा में बहुत मात्रा में अणु जाएंगे और एक किरण जैसी बनाएंगे। वो सभी एक विशेष दिशा में होंगे। एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म पर अपना निशान छोड़ते हैं, इसलिए उनका चित्र लिया जा सकता है। अगर परमाणु में अणु कोई विशेष नमूने में नहीं सजे होंगे तो वे भिन्न दिशाओं में जाएंगे और फिल्म पर एक धुंधला सा चित्र बनेगा। लेकिन अगर परमाणु का ढांचा बार बार दोहराएगा तो एक्सरे एक विशेष दिशा में जाएंगे और फिल्म पर बिंदुओं का एक नमूना बनेगा। इन बिंदुओं के नमूनों से, जिन्हें एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं, परमाणु के ढांचे, उसके अंदर अणुओं के समूह किस प्रकार दोहराते हैं, उनका अनुमान लगाना संभव होगा। फिर परमाणु और उसके सभी अणुओं का 3 डायमेंशनल मॉडल बनाना संभव होगा। 1951 में अमेरिकी केमिस्ट लाइनस पॉलिंग प्रोटीन के ढांचे पर काम कर रहे थे। अणु किस प्रकार परमाणु में फिट हुए हैं, इसे समझने के लिए वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि एमिनो एसिड्स की चेन एक हेलिक्स में मुड़ेंगी। आम जिंदगी में हेलिक्स का आकार घुमावदार सीढ़ियों और पलंग की स्प्रिंग में होता है। केवल बहुत सरल प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स ही मुड़ी हेलिक्स की एक सीधी रेखा बनाएंगी, लेकिन एंजाइम जैसे प्रोटीन्स में हेलिक्स बहुत जटिल आकारों में मुड़ती हैं। और जब फिर बायोकेमिस्ट ने हेलिक्स के बारे में सोचना शुरू किया तो फिर काफ़ी जटिल समस्याएं सुलझने लगी। कई प्रोटीन परमाणुओं के ढांचे आज हमें पता है। पॉलिंग के हेलिक्स के सुझाव के बाद बहुत से बायोकेमिस्ट ने उस दिशा में सोचना आरंभ किया। उन्हें लगा कि डीएनए परमाणु को बनाने वाली न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेनें भी कहीं हेलिक्स में मुड़ी न हो। पार्ट 4, डबल हेलिक्स। 2 वैज्ञानिकों की डीएनए हेलिक्स में विशेष रुचि थी। उनमें से एक ब्रिटिश थे, फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, और दूसरे उनके अमेरिकी साथी थे, जेम्स डुई वाटसन। उन्होंने अलग अलग आकार की हेलिक्स के साथ प्रयोग किया, लेकिन उनमें से कोई भी बात उन्हें ठीक नहीं लगी। हेलिक्स को अणुओं के प्राकृतिक मुड़ने के तरीके के अनुरूप मुड़ना था। हेलिक्स की आकृति को एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न द्वारा। 2 वैज्ञानिकों की डीएनए हेलिक्स में विशेष रुचि थी। उनमें से एक ब्रिटिश थे, फ्रांस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक, और दूसरे उनके अमेरिकी साथी थे, जेम्स डुई वाटसन। उन्होंने अलग अलग आकार के हेलिक्स के साथ प्रयोग किया, पर उनमें से कोई भी बात उन्हें ठीक नहीं लगी। हेलिक्स के अणुओं के प्राकृतिक मुड़ने के तरीके के अनुरूप मुड़ना था। हेलिक्स के अणुओं को प्राकृतिक मुड़ने के तरीके के अनुरूप मुड़ना था। हेलिक्स की आकृति को एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न द्वारा भी समझना था। न्यूक्लिक एसिड कैसे काम करते हैं, इसकी भी व्याख्या उन्हें करनी थी। वाटसन और क्रिक ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सही हल नहीं निकला। इसके लिए उन्हें शुद्ध डीएनए के उच्च क्वालिटी के एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटो चाहिए थे, जो उस समय मिलना नामुमकिन था। लेकिन भाग्यवश जहां वाटसन और क्रिक काम कर रहे थे, वहां पर एक न्यूजीलैंड में जन्मा बायोकेमिस्ट मॉरिस ह्यूज फ्रेडरिक विल्किंस भी काम कर रहा था। उसने डीएनए के बहुत शुद्ध रेशे तैयार किए थे, जिनसे उच्च क्वालिटी के एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटो मिलना संभव था। उसके साथ एक अन्य ब्रिटिश केमिस्ट काम करता था, रोजलिंड एलसी फ्रैंकलिन, और उसने विल्किंस के डीएनए के रेशों से बहुत उच्च क्वालिटी के एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटो तैयार किए थे।
फ्रैंकलिन एक उच्च कोटि की वैज्ञानिक थी और उसने अपने फोटो को अच्छी तरह समझने में पर्याप्त समय लगाया। कहीं कोई गलती न हो इसलिए उसने उन पर बहुत मनन चिंतन किया, लेकिन उस बीच उसने वो फोटो किसी और को नहीं दिखाए। विल्किंस और फ्रैंकलिन की अनुमति लिए बिना वो फोटो वाटसन और क्रिक को दिखाए। विल्किंस ने फ्रैंकलिन की अनुमति लिए बिना वो फोटो वाटसन और क्रिक को दिखाए। फोटो देखते ही वाटसन के दिमाग में उनका ढांचा कैसा हो उसका विचार चौंधा। वाटसन और क्रिक को लगा कि जैसे प्रोटीन के परमाणु में अमीनो एसिड्स की चेन होती है, वैसे ही डीएनए के परमाणु में न्यूक्लियोटाइड की डबल चेन होगी। न्यूक्लियोटाइड की डबल चेन का ढांचा इस प्रकार होगा जिसमें प्यूरीन और पिरिमिडीन आमने सामने होंगी। वाटसन और क्रिक को लगा कि जैसे प्रोटीन के परमाणु में अमीनो एसिड्स की चेन होती है, वैसे ही डीएनए के परमाणु में न्यूक्लियोटाइड की डबल चेन होगी। न्यूक्लियोटाइड की डबल चेन का ढांचा इस प्रकार होगा जिसमें प्यूरीन और पिरिमिडीन आमने सामने होंगी। केमिस्टों के अनुसार प्यूरीन और पिरिमिडीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगी। परमाणुओं में अणुओं को जोड़ने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वे हाइड्रोजन बॉन्ड से कहीं ज्यादा कमजोर होते हैं। साधारण तौर पर यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स न्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में जोड़े रखते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षणों में दोनों चेनें अलग अलग भी हो सकती हैं। यह दोनों चेन्स असल में किसी जैकेट के चेन के दोनों ओर स्थित दांत जैसी होती हैं। साधारण स्थितियों में दोनों ओर के दांतों से चेन बंद रहती है, लेकिन नीचे की ओर खींचने पर दोनों दांतों की लड़ियां अलग अलग हो जाती हैं। दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच समान दूरी बनाए रखने के लिए डबल रिंग की प्यूरीन हमेशा सिंगल रिंग की पिरिमिडीन के विपरीत स्थित होगी। इससे न्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच की दूरी इतनी चौड़ी हो जाएगी कि उसमें स्थित हर एक स्थिति पर 3 रिंग्स समा सकेंगे। अगर 2 पिरिमिडीन्स आमने सामने होती तो यह संभव न होता, और अगर एक प्यूरीन दूसरी प्यूरीन के सामने होती तो भी यह संभव न होता। ऐसी स्थितियों में दोनों चेन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं पाती। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एडिनिन और थाइमीन को अच्छी तरह से जोड़ते हैं। वो गुआनिन और साइटोसिन को भी अच्छी तरह जोड़ते हैं, लेकिन एडिनिन, साइटोसिन और थाइमीन गुआनिन का बॉन्ड कमजोर हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड लेकिन एडिनिन ऑब्लिक साइटोसिन और थाइमीन ऑब्लिक गुआनिन का बॉन्ड कमजोर हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड की एक चेन पर क्रमांक कैसा भी हो सकता है, लेकिन फिर दूसरी चेन पर उनसे मैचिंग प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स होना अनिवार्य है। सी के साथ जी, टी के साथ ए और इसका उल्टा भी। अगर एक न्यूक्लियोटाइड के क्रम में ए जी ए टी टी सी जी 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 सी हो तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के क्रम में टी सी टी ए जी सी 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 जी होगा। इससे चार ग्राफ की बात समझ में आएगी। उसे डीएनए के परमाणुओं में हमेशा समान मात्रा में गुआनिन और साइटोसिन मिले और समान मात्रा में थाइमीन और एडिनिन मिले। अंत में दोनों हेलिक्स एक दूसरे से मुड़कर एक डबल हेलिक्स बनाती थीं, जैसे 2 घुमावदार सीढ़ियां आपस में जुड़ी हों, जिससे एक दूसरे के हत्थे उनके वक्र में जुड़े हों। 1953 में वाटसन और क्रिक ने जब डबल हेलिक्स का वर्णन किया तो उससे पूरी दुनिया में एकदम सनसनी मच गई। 1962 में इस शोध कार्य के लिए वाटसन, क्रिक और विल्किंस को चिकित्सा और फिजियोलॉजी का पुरस्कार मिला। फ्रैंकलिन को भी यह पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन 4 वर्ष पूर्व ही उसका देहांत हो गया था। वाटसन और क्रिक के ढांचे से समझ में आया कि प्रजनन या विखंडन के समय डीएनए परमाणु अपनी प्रतिलिपि कॉपी कैसे बनाते हैं। क्योंकि हर एक डीएनए परमाणु में अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है, इसलिए त्वचा के सेल्स नए त्वचा के सेल्स बना सकते हैं और जिगर के सेल्स नए जिगर के सेल्स बना सकते हैं। इसलिए माँ के अंडे में माँ के गुणधर्म और पिता के स्पर्म सेल में पिता के गुणधर्म होते हैं, और बच्चे के डीएनए परमाणु में दोनों माता पिता के गुणधर्मों का समावेश होता है। यह इस तरह से काम करता है। सेल के विखंडन के समय हर एक डीएनए परमाणु अपनी एक प्रतिलिपि बनाता है और प्रत्येक नए सेल को हूबहू वैसे ही क्रोमोसोम का एक सेट मिलता है। जो नया प्राणी अपने माँ के अंडे के डीएनए परमाणु और पिता के स्पर्म सेल के डीएनए परमाणु से पैदा होता है, उसमें कुछ गुणधर्म अपनी माँ के और कुछ गुणधर्म अपने पिता के होंगे। अगर डीएनए की प्रतिलिपि शुद्ध बनेगी तो बालक या तो माँ या पिता या फिर उन दोनों के बीच जैसा दिखेगा, लेकिन असलियत में सब कुछ एकदम ठीक और शुद्ध नहीं होता है। प्रतिलिपियां बनाते समय अक्सर कुछ कुछ गलतियां होती हैं। कभी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड स्थान घेर लेती है और कुछ समय के बाद ही वहां से हटती है। किसी अन्य स्थान पर न्यूक्लियोटाइड का स्थान रिक्त रहता है, या फिर एक की बजाय 2 न्यूक्लियोटाइड्स जमकर बैठ जाती हैं। इससे डीएनए परमाणु में कुछ बदलाहट आती है और यह परिवर्तन भविष्य की प्रतिलिपियां बनाने के लिए बरकरार रहता है। इससे कभी कभी म्यूटेशन होता है, यानी नए सेल या नए जीव में कुछ ऐसे गुणधर्म आ जाते हैं जो उसके माता पिता के सेल्स में नहीं थे। इन्हीं म्यूटेशन से ही आगे विकास प्रक्रिया का काम बढ़ता है। इन्हीं म्यूटेशन से ही आगे एवोल्यूशन का काम बढ़ता है। इस पार्ट 5 ट्रिपलेट से अमीनो एसिड्स तक।
अभी तक प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया केवल यही समझाती है कि डीएनए परमाणु से नया डीएनए परमाणु कैसे बनता है, लेकिन वो सेल्स और जीवित प्राणियों को कैसे नियंत्रित करता है, उसके ही मार्गदर्शन में एंजाइम्स का उत्पादन होता है जो सेल्स में रासायनिक बदलाव को नियंत्रित करता है। डीएनए परमाणु में न्यूक्लियोटाइड का क्रम एंजाइम्स के परमाणु में अमीनो एसिड्स के क्रम को नियंत्रित करेगा। लेकिन यह कैसे संभव है? प्रत्येक एंजाइम्स के परमाणु में 20 अन्य एंजाइम्स एक विशेष संरचना में होते हैं, जबकि डीएनए परमाणु में खास तरीके से केवल 4 न्यूक्लियोटाइड ही होती हैं। 20 अमीनो एसिड्स की जानकारी को केवल 4 न्यूक्लियोटाइड को कैसे ठूंसा जा सकता है? यह कार्य असंभव नहीं है। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन मोर्स कोड द्वारा किसी भी अक्षर को केवल 2 सिग्नल डॉट, बिंदी और डैश द्वारा संप्रेषित, डॉट और डैश मतलब बिंदी और छोटी लकीर द्वारा संप्रेषित किया जा सकता है। इसके लिए हर एक अक्षर के लिए डॉट डैश का एक अलग नमूना तैयार किया जा सकता है। सिर्फ डॉट डैश से अनेकों नमूने बनाए जा सकते हैं। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की खोज के बाद अमेरिकी रूसी वैज्ञानिक जॉर्ज गैमोव ने सुझाव दिया कि अकेली न्यूक्लियोटाइड ही नहीं, परंतु न्यूक्लियोटाइड का एक समूह एक विशेष अमीनो एसिड्स को निर्धारित करता था। मान लें कि आप डीएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन में हर एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ी का अध्ययन कर रहे हो। किसी जोड़ी की पहली न्यूक्लियोटाइड 4 में से कोई भी हो सकती है और दूसरी भी 4 में से कोई भी हो सकती है। इस प्रकार उसकी 4x4 की 16 जोड़ियां बनाना संभव है। आप चाहें तो इन 16 संभावनाओं को लिख सकते हैं, और जब आप सभी संभावनाओं को लिख डालेंगे तो उनकी संख्या 16 होगी। लेकिन शायद 16 जोड़ियां पर्याप्त न हो। आप 3 न्यूक्लियोटाइड को इकट्ठा लें तो 64 संभावनाएं होंगी। यह संख्या पर्याप्त से भी अधिक होगी। आप 2, 3 अथवा 4 ट्रिपलेट से हर एक अमीनो एसिड्स को निर्धारित कर पाएंगे। आप एक ट्रिपलेट से अमीनो एसिड्स की चेन की शुरुआत को निर्धारित कर सकते हैं और एक दूसरे ट्रिपलेट से चेन के अंत को। लेकिन डीएनए परमाणु में न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट के क्रम की जो जानकारी समाहित है, वो जानकारी सेल जहां एंजाइम परमाणु बनते हैं कैसे पहुंचती है? डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है और क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि एंजाइम का उत्पादन सेल के न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होता है। 1956 में रोमानियन अमेरिकी जीव वैज्ञानिक जॉर्ज एमिल पलाडे ने एंजाइम का कहाँ उत्पादन होता है इस बात की खोज की। इसके लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया। उससे सेल के अंदरूनी भाग का बहुत अधिक मैग्निफिकेशन होता था। उसे प्रत्येक ह्यूमन सेल के साइटोप्लाज्म में 1.5 लाख छोटे छोटे ढांचे दिखे जहां एंजाइम का उत्पादन होता था। इनमें से हर एक ढांचे में काफ़ी मात्रा में आरएनए पाया गया और इसीलिए उनका नाम राइबोसोम रखा गया। अपने इस शोध कार्य के लिए पलाडे को संयुक्त रूप से 1974 का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन अभी भी प्रश्न है कि डीएनए परमाणु में समाहित जानकारी क्रोमोसोम द्वारा राइबोसोम तक कैसे पहुंची। 1961 में 2 फ्रेंच बायोकेमिस्ट जैक्यू ल्यूसीन मोहनो और फ्रैंकोइस जैकब के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर राइबोसोम में था। राइबोसोम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों स्थानों पर मिलता था। आरएनए का ढांचा डीएनए जैसा ही है। अंतर इतना है कि उसमें डीऑक्सीराइबोज के स्थान पर राइबोज होता है और थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होती है। जब डीएनए परमाणु खुद की प्रतिलिपि बनाता है तो कुछ समय के लिए वो शायद डीएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन की बजाय कुछ समय के लिए आरएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। आरएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन के न्यूक्लियोटाइड का क्रम बिल्कुल डीएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन के क्रम की तरह ही होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि उसमें थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होगा। फिर आरएनए का परमाणु न्यूक्लियस में से बाहर निकलेगा और पोस्टमैन जैसे डीएनए में संचित जानकारी को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करेगा। इसीलिए आरएनए का परमाणु को मैसेंजर आरएनए या पोस्टमैन का नाम दिया गया है। मोनो और जैकब का मत सही निकला और उन दोनों को इस कार्य और न्यूक्लिक एसिड पर शोध कार्य के लिए 1956 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। इस बीच एक अमेरिकी स्पेनिश बायोकेमिस्ट सेवेरो ओचोवा ने एक एंजाइम की खोज की जो न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक आरएनए की चेन बना सकती थी। इससे कृत्रिम या आर्टिफिशियल आरएनए का निर्माण करना संभव हुआ। इस शोध के लिए 1959 में ओचोवा को चिकित्सा और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। मैसेंजर आरएनए की प्रक्रिया समझ में आने के बाद अमेरिकी बायोकेमिस्ट मार्शल वॉरेन नीरेनबर्ग ने कृत्रिम मैसेंजर आरएनए का निर्माण शुरू कर दिया। चुने हुए न्यूक्लियोटाइड से शुरू करके वो विशेष प्रकार की ट्रिपलेट का मैसेंजर आरएनए बना पाया। फिर वो अमीनो एसिड्स चेन में उनसे बने अमीनो एसिड्स का अध्ययन करता रहा। इस प्रकार नीरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड की गुत्थी को सुलझाना शुरू कर दिया। अब उसे पता था कौन सी न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट किस अमीनो एसिड्स का निर्माण करती है।
1967 तक प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का उसके अमीनो एसिड्स के साथ संबंध जुड़ चुका था और इस प्रकार जेनेटिक कोड की गुत्थी पूरी तरह सुलझ गई थी। 1968 में निरिनबर्ग और एक अमेरिकी भारतीय केमिस्ट हरगोविंद खुराना को संयुक्त रूप से चिकित्सा और फिजियोलॉजी का पुरस्कार मिला। जब निरिनबर्ग जेनेटिक कोड पर काम कर रहा था, तभी एक अन्य अमेरिकी बायोकेमिस्ट मलोन बुश होगलैंड साइटोप्लाज्म में छोटे राइजोम्स खोज रहा था। यह दो सिरों वाले परमाणु थे। इनके एक और न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट थी जो मैसेंजर आरएनए की किसी कसी विशेष ट्रिपलेट से जाकर फिट होती। दूसरी तरफ एक और भाग था जो एक विशेष अमीनो एसिड से जाकर जुड़ता। क्योंकि यह आरएनए ट्रिपलेट से अमीनो एसिड्स तक जानकारी को संप्रेषित करता, इसलिए उसे ट्रांसफर आरएनए का नाम दिया गया। आप उसकी कार्यप्रणाली को देख सकते हैं। मैसेंजर आरएनए डीएनए परमाणु के हिस्से की कॉपी से बनता है। फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की यात्रा करता है, जहां पर मैसेंजर आरएनए परमाणु ट्रांसफर आरएनए के तमाम ट्रिपलेट के साथ जुड़ जाते हैं। प्रत्येक ट्रिपलेट को वही ट्रांसफर आरएनए का परमाणु मिलता है जो इस ट्रिपलेट में फिट होता है, दूसरा कोई नहीं। ट्रांसफर आरएनए के दूसरे सिरे पर अमीनो एसिड्स आकर्षित होते हैं और केवल वही अमीनो एसिड्स वहां जुड़ते हैं जो ट्रांसफर आरएनए के इस सिरे के साथ मेल खाते हैं। इसके बाद सारे अमीनो एसिड्स चिपक जाते हैं और हमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम मिलता है। एक अमेरिकन केमिस्ट रॉबर्ट विलियम हॉली ने ट्रांसफर आरएनए का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। 1962 तक उसने कई किस्म के ट्रांसफर आरएनए का शुद्धिकरण किया। 1965 तक उसने सही न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर ट्रांसफर आरएनए को कृत्रिम रूप से पैदा भी किया। 1968 में उसे निरिनबर्ग और खुराना के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए के परमाणु कभी कभी विचित्र तरीके से बदलते हैं। 1946 में एक जर्मन जीव वैज्ञानिक मैक्स डेलब्रक और इटालियन अमेरिकी जीव वैज्ञानिक सैल्वाडोर एडवर्ड लूरिया ने पाया कि वायरसों में कभी कभी डीएनए के परमाणु बिना किसी कारण के टूट जाते थे। फिर एक वायरस के डीएनए का एक टुकड़ा दूसरे वायरस के डीएनए के टुकड़े के साथ मिलकर एक बिल्कुल नए किस्म का वायरस बनाते थे। उसी काल में हर्शी ने भी यही खोज की। 1969 में तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। अब प्रश्न यह था कि क्या वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को जानबूझकर दोहरा सकते थे? क्या वो डीएनए के परमाणुओं को तोड़कर उन्हें दोबारा अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते थे? दो अमेरिकी जीव वैज्ञानिकों डैनियल नेथन्स और हैमिल्टन स्मिथ ने 1970-71 में उन एंजाइम्स की खोज की जो एक विशेष न्यूक्लियोटाइड समूह के आने पर डीएनए को विखंडित कर सकती थी। इससे डीएनए को कई बड़े टुकड़े में विखंडित किया जा सकता था। डीएनए परमाणु का ढांचा पता होने से आप उन टुकड़ों की भी सही भविष्यवाणी कर सकते थे। 1978 में नेथन्स और स्मिथ को संयुक्त रूप से चिकित्सा और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला। रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीकों का उपयोग कर आप एक नया बैक्टीरिया बना सकते हैं जिसकी जीन्स नई, एंजाइम्स नई और गुणधर्म भी नए होंगे। आप इस नए बैक्टीरिया की सहायता से इंसुलिन बना सकते हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वरदान होता है। आप अन्य जानवरों का इंसुलिन उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के इंसुलिन का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा। बैक्टीरिया से आप कई अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ बना सकते हैं। आप प्रदूषित पानी को साफ पानी में बदल सकते हैं और कुछ अन्य उपयोगी सार्वजनिक रासायनिक क्रियाएं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सावधानी बरतनी होगी। अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो गए जिससे लोगों को गंभीर बीमारियां होंगी तो फिर क्या होगा? इसकी संभावना कम है, पर जीव वैज्ञानिकों को इसे ध्यान में रखना चाहिए। क्या मिशर ने कभी कल्पना की होगी कि जो पदार्थ उसने 1 शताब्दी पूर्व खोजा था उसमें जीवन, वायरस से लेकर मनुष्यों तक के सभी परमाणु मौजूद होंगे? क्या उसे पता था कि मनुष्य उसके काम को और आगे ले जाकर रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीकों का उपयोग करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक नई शाखा शुरू कर देंगे? नहीं, मिशर को यह नहीं पता होगा।